हमारे सामने चुनौतियों का है, जश्न मनाने का नहीं। थोड़ा ही सही स्वास्थ्य और जमीन बची थी, स्वाभिमान बचा था, और 25-50 साल बाद तुम हमें एक ऐसा भारत छोड़कर गए हो जिसमें न शिक्षा है, न रोजगार है, न सामाजिक न्याय है, न भारत का संविधान बचा है, न यह देश की जगह जमीन बची है। हम क्या जवाब देंगे? मैं आपसे गुजारिश करके, इस देश में अब एक क्रांति की जरूरत है कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को, यानी किताबों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं। इन पौधों को जमीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके, जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश, तो मैं अपनी जिम्मेदारी दो तरह की समझता हूं। पहली जिम्मेदारी अपनी जड़ों को पहचानने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की होनी चाहिए। और यह बात हमारे पुरखों ने कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आयोजन में देश विदेश से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज 9 अक्टूबर को सबसे पहले मैं माननीय कांशीराम को याद करना चाहता हूं, जिनका आज स्मृति दिवस है, जिन्होंने उत्तर भारत में खासकर डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन की शक्ल में जमीन पर उतारने की एक विस्तृत कोशिश की। और इस तरह के हर मंचों पर एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि ये सम्मेलन जिस दौर में हो रहा है, ये दौर हमारे सामने चुनौतियों का है, जश्न मनाने का नहीं। और ये चुनौतियां इस बात की हैं कि आज जितने भी लोग, हम जैसे लोग जाने कहां खोए हुए थे, एक नया भारत जो आजादी के बाद बना, उसमें जानबूझकर हाशिए पर ढकेले गए, उन सारे लोगों के सामने आज एक बात तो गर्व करने की है कि हमारी विरासत, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत थी, जो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, महात्मा फूले, पेरियार और उसके बाद माननीय कांशीराम और मंडल की जो पूरी लड़ाई, इस पूरी विरासत ने हमें ये जमीन और ये जगह दिया, हक हुकूक की ये आवाज दी कि आज हम यहां खड़े होकर इस वक्त की जालिम तानाशाह सरकारों के सामने, समाज में जातिवादी सामंती मानसिकता वाले लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके अपने हक हुकूक की बात कर पा रहे हैं, तो ये सब उस सांस्कृतिक विरासत की वजह से हो पाया। इसलिए हम पर एक कर्ज है। वो कर्ज इस बात का है कि हमारे पीछे के लोगों ने तो बड़ा संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, आंदोलन चलाए, बिखरे हुए लोगों को जोड़ा और आज हमें यहां तक पहुंचाया है। अब हमारे सामने ये चुनौती है कि क्या हम इस कारवां को, जिसे बाबा साहब ने अपने आखिरी संबोधनों में अपील करते हुए हमारे सामने एक चुनौती की तरह रखा
कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे न जाने देना। मेरे लिए इस मंच पर खड़े होकर उस चुनौती, उस हकीकत से आपको रूबरू कराने का मन है कि साथियों, हमारे सामने हमारे संघर्षों का हजारों साल पुराना कारवां, जिसके दम पर हम यहां तक पहुंचे, आज हमारी आंखों के सामने वो मीलों पीछे ले जाया जा रहा है। और इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मुझे लगता है कि एक ही वादा करने की जरूरत है कि ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी दो तरह की समझता हूं। पहली जिम्मेदारी अपनी जड़ों को पहचानने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की होनी चाहिए। और यह बात हमारे पुरखों ने कह दिया है कि जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के लोगों, इस बात को आप जानते हो, जिस मान्यवर कांशीराम का आज स्मृति दिवस है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐसा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन चलाया कि आजाद भारत में पहली बार जो सबसे हाशिए पर ढकेल दिया गया था, उस पायदान से खड़े होकर एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व को हमारे सामने रखा जिसने पहली बार इस प्रदेश के सूबे के मुखिया के पद पर बैठकर इस भारत के लोकतंत्र को असल में चरितार्थ करने का काम किया था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। मगर आज हमारे सामने एक चुनौती है साथियों, हमारे सामने वो तमाम तरह का दृश्य है जो आपको अपने बच्चों को जड़ों से न जुड़े होने के नाते उन्हें बरगलाने में कामयाब हो जा रहा है। वो उन्हें पाखंडी बना रहे, वो अंधविश्वासी बना रहे, वो कर्मकांड में फंसा रहे। और जब भारत का संविधान लिखा गया, उस समय एक भरोसा इस नए मुल्क में नागरिकों के सामने रखा गया था कि अनुच्छेद 51A के तहत इस देश को हम तर्क, विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना से संपन्न करेंगे। और जिस तथागत बुद्ध को हम याद करते हैं, मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है जिनके मूल में प्रज्ञाशील करुणा के साथ तर्क, विवेक है। और अफसोस ये है कि आज हमारी पीढ़ियों को, नौजवानों को कांवड़ ढोने से लेकर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में फंसाकर ये दावा किया जा रहा है कि हम सब हिंदू हैं। इसलिए पहली चुनौती कबूल करिए कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को यानी किताबों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं। इन पौधों को जमीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके मैं इस मंच पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो चुनौतियों की है। जब इतिहास आपकी पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो पाखंडी बनेंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर इतिहास जान जाएंगी, वैचारिक धारा पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो एकाकी बात करेंगी। और पहली बात यह है कि तमाम तरह के जातिगत और जो छोटे छोटे समूह बन गए हैं, उनको एक करने की जरूरत है। और जब एक कर लेंगे तो आगे चुनौती मुझे एक ऐसे भारत की दिख रही है जिसे सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम तरह की लड़ाइयों में आपके असली सवालों को खत्म कर दिया गया है। इसलिए नौजवानों, आपके सामने एक चुनौती है, पहचानो आपकी चुनौती को। याद करो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भेखा, बुल्ले शाह बाबा फरीद, नारायण गुरु बसवन्ना चौखा मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ईवी रामासामी पेरियार, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मान्यवर कांशीराम और मंडल की लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, कलम और किताब की लड़ाई थी। वो आज खतरे में है।
इसलिए ऐसे सम्मेलनों में अगर आप जुटते हैं, और भंते साहब का तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है इस मंच पर जिसमें तमाम तरह के लोग जब एक मंच पर आकर के एक आह्वान करते इस देश को कि उठो नौजवानों, आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, आपके स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय निजी हाथों में बेच दिए गए हैं, मगर अफसोस कि आप उसके लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे। आइए एक मुट्ठी बांधें और अपने कलम और किताब की लड़ाई को आगे ले जाएं, इस देश को बिकने से बचाएं, इस देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाएं, वरना अफसोस ये होगा कि आज से कई सालों बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी कि तुम जब थे तो बाबा साहब का संविधान बचा हुआ था, तुम जब थे तो मंडल कमीशन की कुछ अनुशंसाएं सही लागू थी, तुम जब थे तो शिक्षा बची थी, रोजगार बचा था, थोड़ा ही सही स्वास्थ्य और जमीन बची थी, स्वाभिमान बचा था, और 25-50 साल बाद तुम हमें एक ऐसा भारत छोड़कर गए हो जिसमें न शिक्षा है, न रोजगार है, न सामाजिक न्याय है, न भारत का संविधान बचा है, न यह देश की जगह जमीन बची है। हम क्या जवाब देंगे? मैं आपसे गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि इस देश में अब एक क्रांति की जरूरत है, बिना क्रांति के कोई बदलाव आने की जरूरत नहीं। और आखिरी बात वो क्रांति विचारधारा से होगी। तथागत बुद्ध को याद करने वालों, अहिंसा और सत्य की बात, प्रज्ञाशील करुणा की बात आओ घर घर ले चले, शांति के साथ, अहिंसा के साथ, तर्क वैज्ञानिकता के साथ। दो चीजों को जोड़ लो। इस देश में आदिवासी जंगलों में मारा जा रहा, मुसलमान सड़क चौराहे पर मारा जा रहा, दलित मटका छूने घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, ओबीसी अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मारा जा रहा, लेकिन हम बिखरे हैं। हमने जितने लोग उतने संगठन बना रखे हैं। आओ मिलकर एक उम्मीद बांधे, जो नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को महामना राम स्वरूप वर्मा जगदेव बाबू ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस आंदोलन को, उस लड़ाई को, धन धरती राजपाट के, रोटी स्वाभिमान के, दवाई पढ़ाई कमाई सिंचाई के मुद्दे पर भारत के संविधान और मंडल कमीशन को बचाने के लिए घर घर चले, एक आंदोलन खड़ा करें, तब जाकर के इस तरह के सम्मेलनों की सार्थकता होगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।